प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन के अंतर्गत जो अध्याय चल रहा है वह है इतिहास विज्ञान है या कला है। पहले हमने ये बात की कि इतिहास विज्ञान है या नहीं, और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि इतिहास कला है या नहीं। मैंने पहले ही बताया कि ये जो समस्याएं हैं इतिहासकारों के सामने कि वे इतिहास को विज्ञान माने या न माने, इतिहास को कला माने या न माने, इतिहास को विज्ञान और कला दोनों माने या दोनों न माने। ये समस्याएं पश्चिम के दार्शनिकों और इतिहासकारों द्वारा पैदा की हुई समस्याएं हैं। अपना भारतीय दृष्टिकोण विज्ञान और कला इन दोनों के ही इतिहास से संबंध के बारे में पूरी तरह स्पष्ट है कि हर अनुशासन अपने आप में स्वतंत्र होता है और हर अनुशासन दूसरे अनुशासन पर निर्भर भी करता है, तब जब उसे उस अनुशासन की सहायता लेनी होती है। तो जब मैं कहता हूं कि हर अनुशासन अपने आप में स्वतंत्र है, तो इतिहास अनुशासन भी अपने आप में स्वतंत्र है। वह न विज्ञान है न कला है। लेकिन जब विज्ञान को कला की आवश्यकता होती है तो वह कला के पास चला जाता है। जब विज्ञान को इतिहास की आवश्यकता होती है वह इतिहास के पास आ जाता है। जब इतिहास को विज्ञान की आवश्यकता होती है वह विज्ञान के पास चला जाता है। कला की आवश्यकता होती है वह कला के पास चला जाता है। और जैसे ही आवश्यकता पूरी होती है, इतिहास अपने आप में एक स्वतंत्र अनुशासन दिखाई देने लगता है। तो ज्ञान की सभी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बिना एक दूसरे की मदद के कोई भी शाखा नहीं सीखी जा सकती, नहीं समझी जा सकती। फिर भी चाहे वे पश्चिम के दार्शनिक हों या वे और कहीं के दार्शनिक हों, इतिहासकार हों, वे जब इतिहास के विषय में कुछ कहते हैं तो उनके कहे पर ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इतिहास कला है या नहीं। विज्ञान की बात कर चुके थे और कला की बात करनी हमने शुरू कर दी थी। मैंने आपको ये बताया कि पश्चिम में एक आंदोलन चला कि इतिहास को कला से मुक्त करना चाहिए। उन्होंने कला का इस रूप में दखल माना इतिहास में कि इतिहासकार जब घटनाओं का वर्णन करता है, भले ही वह तथ्यों के आधार पर करता हो, तो वह अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। और भाषा की यह आलंकारिकता इतिहास के लक्ष्य को दुर्बल बना देती है। यहां तक कहा गया कि इतिहास अपने आप में परिपूर्ण चित्र है, इसलिए उसमें दूसरे रंग भरने की जरूरत नहीं है। यहां तक कहा गया कि इतिहास अपने आप में एक रत्न है और उस रत्न की शोभा बढ़ाने के लिए उसे आभूषण में जड़ना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आपने इतिहास अपने आप में स्वतंत्र है
पश्चिम के दृष्टिकोण से। भारतीय दृष्टिकोण तो स्पष्ट है। भारतीय दृष्टिकोण तो स्वतंत्र मानता भी है और नहीं भी मानता। स्वतंत्र तभी है जब उसे दूसरे अनुशासनों की मदद मिलती है, लेकिन वे थोड़ा सा अलग चलते हैं। वे का मतलब उनमें से भी कुछ इतिहासकार, पश्चिम के इतिहासकारों में से और दार्शनिकों में से कुछ दार्शनिक। मैं ये कहता हूँ कि जब आप यह कहने के लिए कि इतिहास को कोई सहारा नहीं चाहिए, इतिहास को कला की सहायता की आवश्यकता नहीं है, और आप एक परिपूर्ण चित्र से इतिहास की तुलना करते हैं, जब आप एक परिपूर्ण चित्र से इतिहास की तुलना कर रहे होते हैं, तब भी आप कला का सहारा ले रहे होते हैं, अभिव्यक्ति की कला का। जब आप इतिहास की तुलना एक रत्न से करते हैं, तब भी आप अभिव्यक्ति की कला का सहारा ले रहे होते हैं। अपने आप को अभिव्यक्त करना ही तो कला है। अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करना ही तो कला है। तो जब आप ऐसी बात करते हो तो आप अपने ही प्रश्न में उलझ जाते हो। पश्चिम के विद्वानों ने कहा कि इतिहासकार को एक इंजीनियर होना चाहिए जो नक्शा बनाए और अपना काम करे। इतिहासकार को एक प्रशासक होना चाहिए जो प्रशासन के अलावा कुछ नहीं करे। वह सिर्फ अन्वेषण के जो परिणाम आए उनको प्रस्तुत करते हैं। सीधी सी बात है कि जब आपको यह बताना है कि इतिहास क्या होता है, और यह बताने के लिए आप इतिहासकार की तुलना एक अभियंता से करते हो, इंजीनियर से करते हो, इतिहास की तुलना आप इंजीनियरिंग से करते हो, आप इतिहासकार की तुलना एक प्रशासक से करते हो, एडमिनिस्ट्रेटर से करते हो, और इतिहास की तुलना प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से करते हो, तब भी आप कल्पना का सहारा ले रहे होते हो। इसलिए आपकी बात स्वतः ही खंडित हो जाती है। मैंने कुछ भारतीय उदाहरण देकर भी समझाया था, कुछ पुस्तकों के और कुछ फिल्मों के, कि यदि इतिहास को आपने यह कह दिया कि इतिहास सिर्फ इतिहास होता है, तो उस इतिहास को पढ़ेगा कौन, उस इतिहास को समझेगा कौन, उस इतिहास को अतीत की कड़ियों से जोड़ेगा कौन। खैर, अब कुछ बातें आगे की बता रहा हूं। इतिहासकार जब अपने आप को अभिव्यक्त करता है इतिहास का वर्णन करने में, तो वह अपने इस मानवीय गुण से वंचित रहकर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता है कि उसके द्वारा कही गई बातें लोगों को अच्छी लगें, लोगों को प्रभावित करें। हर लेखक यही प्रयास करता है, और यदि वह यह प्रयास नहीं करेगा तो वह लिखेगा ही क्यों। यद्यपि मैकाले कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, लेकिन मैकाले की कही हुई एक बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि संदर्भ ये जो आया है कि इतिहास कला है या नहीं, ये पश्चिम से ही आया है। हम तो इतिहास को कला मानते हैं एक सीमा तक। उन्होंने कहा, भारतीय विद्वानों ने, कि बिना अभिव्यक्ति के लालित्य के, बिना अभिव्यक्ति के सौंदर्य के आप अपने अनुभवों को इतना अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर सकते कि दूसरे लोग आपके पीछे चलें, आपको समझें।
मैकाले ने कहा एक जगह पर कि मैं इतिहास की ऐसी कोई किताब नहीं लिखना चाहता जिसमें इतनी क्षमता न हो कि नवयुवतियों के हाथ में कोई उपन्यास हो, रोचक उपन्यास हो, और वे नवयुवतियां अपने हाथ का रोचक उपन्यास रखकर, एक तरफ रखकर, मेरे इतिहास को, मेरे इतिहास लेखन को पढ़ने न बैठ जाएं। मैं इतनी अच्छी बनाना चाहता हूं अपने इतिहास लेखन की शैली, ये मैकाले कहता है। यह भी अतिशयोक्ति है। यदि आप इतिहासकार बनकर यह बात कहते हैं तो अतिशयोक्ति है। इतिहासकार की अपनी सीमाएं होती है, कल्पना की भी, और यदि आप उसको इस सीमा तक ले गए हो कि नवयुवतियां अपने हाथ का उपन्यास छोड़कर आपकी इतिहास की किताब को लेकर बैठे, तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन आपको यह कहना चाहिए कि मैं तब साहित्यकार बन जाता हूं, और जिनको रोचक विवरण पढ़ने हों वे मेरी किताब पढ़ें, और जिनको इतिहास उसमें से निकालना हो वे उसमें से, मेरी पुस्तक में से इतिहास निकाल लें। कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अपने आप को इतिहासकार कहते हुए आप यह नहीं कह सकते। क्या है, कोई भी व्यक्ति इतना निरपेक्ष हो नहीं सकता कि वह बिना कला का सहारा लिए अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके। इतिहासकार क्या होता है? अतीत की घटनाओं का वह अपने मन में, अपने मस्तिष्क में पुनर्जीवन करता है, और यह पुनर्जीवन बिना कल्पना के नहीं हो सकता। और जब वह इसे व्यक्त करेगा तब भी उसे कल्पना की जरूरत होगी। लेकिन यदि उसे इतिहासकार बने रहना है तो उसे एक सीमा में रहना होगा। उस सीमा से बाहर जाते ही वह इतिहासकार के बजाय साहित्यकार हो जाएगा। यदि भावनाओं को प्रकट किए बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता, भले ही यह आक्षेप लगे इतिहासकार पर कि वह सच नहीं बता सका। जैसे आरपी त्रिपाठी महोदय ने लिखा है कि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े वो उस युग की आवश्यकता थी, और जो इतिहासकार इस बात के लिए औरंगजेब की आलोचना करते हैं वे इतिहासकार उस समय की परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जदुनाथ सरकार साहब कहते हैं कि औरंगजेब ने जो किया वह अच्छा नहीं किया, और हम जो कह रहे हैं वह उस युग की कल्पना करके ही कह रहे हैं। यह किए बिना भी औरंगजेब शासन कर सकता था। अब भावों का जो आवेश है वो दोनों ही इतिहासकारों में है, इसलिए दोनों अपनी अपनी बात पर जोर दे रहे। लेकिन जहां भारतीय दर्शन स्पष्ट है कि बिना कला के सहारे इतिहास नहीं लिखा जा सकता, उसी तरह पश्चिमी दार्शनिकों में भी हैं कुछ दार्शनिक जो कहते हैं कि कला है वह संप्रेषण की प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट रूप है।
IA रिचर्ड्स ने कही यह बात अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें यह बात उन्होंने कही है। रेनियर का कहना है कि इतिहासकार तो एक कलाकार की तरह ही समाज की सेवा करता है। प्रोफेसर गालब्रेथ कहते हैं, उनकी किताब है वाई वी स्टडी हिस्ट्री, कि इतिहास का अध्ययन व्यक्तिगत विषय है जिसमें प्रक्रिया परिणाम की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। यानी उसने परिणाम दिया, किसी इतिहासकार ने अध्ययन करके, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह यह परिणाम देने तक किस प्रक्रिया से पहुंचा है, उसने कौन कौन सी कल्पनाएं की हैं, और वे जो कल्पनाएं की हैं तथ्यों के साथ सामंजस्य बिठाकर वे कल्पनाएं ही परिणाम के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। तो इतिहासकार स्थान, काल, अपने तथ्य आदि विषयों में उलझा रहता है और एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इतिहासकार कला के बिना इतिहासकार हो नहीं सकता, लेकिन वह अपनी कला में, अपनी बात कहने के कौशल में एक सीमा से अधिक कल्पनाशील हो जाता है तो वह साहित्यकार बन जाता है और इतिहासकार नहीं रहता। उसके साहित्यकार बन जाने के कारण और इतिहास को उसी प्रक्रिया से बाहर निकालना पड़ता है उसके लेखन से, जिस प्रक्रिया से हम किसी साहित्य से इतिहास को बाहर निकालते आए हैं। प्रोफेसर बुशमेकर ने कहा कि इतिहास मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। हेजलिट ने एक बात कही रूसो के संबंध में, वही बात कि बिना कला के सहारे, बिना अभिव्यक्ति के कौशल के, बिना अपनी बात कहने के खास अंदाज के इतिहासकार इतिहास नहीं लिख सकता। अब हेजलिट ने रूसो को पढ़ा तो रूसो की एक किताब है कन्फेशन। उस किताब में रूसो ने अतीत की घटनाओं का वर्णन किया है। तो हेजलिट कहता है कि उन्होंने, मतलब रूसो ने, जो अतीत की घटनाएं इकट्ठी की हैं वे वैसे ही इकट्ठी की हैं जैसे शहद की बूंदों को, आप ये समझ लीजिए इसको कि शहद की बूंदों को एकत्र किया जाता है। मधुमक्खियां किस तरह से शहद बनाती हैं, मनुष्य उनको निकालता है और उन बूंदों को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए कि बाद में जब कोई उनका स्वाद चखे तो वाह वाह कह उठे। तो रूसो का जो प्रस्तुतिकरण है वह इतना मधुर है, इतना मादक है कि हेजलिट को ये बात कहनी पड़ी। यदि आपने सत्य को इतनी मधुरता से कहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी कल्पना को प्रस्तुत करने के लिए इतिहास को पीछे छोड़कर अपनी अभिव्यक्ति को आगे रखते हैं, तब आप इतिहास की सेवा नहीं कर रहे होते। तो एक सीमा तक कला इतिहास की सहायक है।
अनोतोले फ्रांस एक साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास विज्ञान नहीं है, एक इतिहास कला है। और उसको कल्पना के माध्यम से सफल बनाया जा सकता है। भाई, आपने इतिहास को कला कहा, लेकिन आपने यह कह दिया कि इतिहास विज्ञान नहीं है, जबकि एक बड़ा दार्शनिकों का वर्ग इतिहास को विज्ञान सिद्ध करने में तुला हुआ है। हम भारत में बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि रखते हैं कि इतिहास विज्ञान भी है, स्वतंत्र होते हुए भी इतिहास विज्ञान है। विज्ञान स्वतंत्र होते हुए भी इतिहास है, वह कला भी है। लेकिन इन्होंने एक पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे पक्ष को पीछे कर दिया। कहा कि साहब, भूगोल और तिथि क्रम इतिहास के दो नेत्र होते हैं। तो जब भूगोल और तिथि क्रम इतिहास के दो नेत्र होते हैं तो फिर बाकी विषय कहाँ जाएंगे? इसलिए न तो इतिहास को अपन भूगोल तक सीमित कर सकते हैं और न ही कला तक अपन स्वीकृत कर सकते हैं। क्रोचे एक बात कहता है, वो कहता है भाई, इतिहासकार कलाकार भी है, मान ली बात, लेकिन उसका कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है, कर्तव्य तो पुनीत ही होता है, कि अतीत के तथ्यों का कलात्मक और साहित्यिक प्रस्तुतिकरण करे ताकि लोग उसे आगे पढ़ें, बात आगे तक जाए। होता क्या है कि वे जो पश्चिम वाले जिसे एक साइंटिस्ट मानते हैं, वैज्ञानिक हिंदी अनुवाद है, वैज्ञानिक अनुवाद तो नहीं है लेकिन उसके लिए यही शब्द है, एक जो साइंटिस्ट होता है वह एक प्राकृतिक तथ्य का अवलोकन मात्र करता है और एक इतिहासकार उस तथ्य को अपने भीतर अनुभव करता है। अब भाई, ये बात कॉलिंगवुड ने कही, कौन सी बड़ी बात कह दी? एक इतिहासकार तथ्यों को अपने भीतर अनुभव करता है और एक वैज्ञानिक उसका अवलोकन करता है। तो जो अवलोकन करता है, क्या वह बिना अनुभव किए अवलोकन कर लेता है कोई भी वैज्ञानिक तथ्यों का? नहीं कर सकता। तो अनुभव तो अवलोकन में भी सम्मिलित रहेगा और अनुभव इतिहास के प्रस्तुतिकरण में भी सम्मिलित रहेगा। बिना अनुभव के तो लिख ही नहीं सकते। हाँ, यह बात जरूर है, और यह तो आप यदि कला की बात नहीं भी करें तो इतिहास तो संभावनाओं का खेल है। आज आपने तथ्यों के आधार पर कोई बात कही है तो इस संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में यह बात खारिज हो सकती है आपकी, क्योंकि भविष्य में काम करने वाले लोग भी तो किसी न किसी कल्पना का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक इतिहासकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक यथार्थ को प्रस्तुत करे। यह ध्यान रखने की बात है। एक इतिहासकार हुए हैं डिल्थे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने मस्तिष्क में पुनर्जीवित करता है इतिहासकार, और वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। वाल्स ने कहा कि एक कलाकार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में ध्यान नहीं देता, जबकि इतिहासकार देता है। कलाकार क्या निरुद्देश्य
अपना काम करता है और इतिहासकार एक उद्देश्य को लेकर काम करता है, ऐसा नहीं है। उद्देश्य दोनों ही जगह विद्यमान है। एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है, बस इतना ही ध्यान रखने की बात है। अब एक विद्वान हुआ है पियर्सन, उसने तो कहा कि कला की जरूरत तो विज्ञान को भी होती है। तो हम तो कह ही रहे हैं ये बात, है ना। उसने कहा कि विज्ञान और कला का संबंध तो मछली और पानी जैसा है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मनुष्य और वातावरण जैसा है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन फिर भी यदि कोई इतिहासकार है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे अपनी बात कहने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि वह एक सीमा से आगे बढ़ जाएगा तो फिर वह इतिहासकार नहीं रहेगा। अब मैकाले ने बड़ी अजीब सी बात दिखी कि इतिहास का आनंद तो फॉरेन टूर जैसा है, विदेश में भ्रमण करने जैसा है। जिस प्रकार यात्रियों को घुमाने वाला व्यक्ति, भ्रमण कराने वाला व्यक्ति, उनका गाइड, उनका पथ प्रदर्शक, उनका दिग्दर्शक, वो उनको बताता है सुंदर सुंदर स्थानों को दिखाकर यात्रियों को कि देखिए ये था, ये अच्छी चीज़ होती थी, और उसमें वो अपनी कल्पना का सहारा जरूर लेता है, तो बचा नहीं जा सकता। यदि इतिहासकार में कला का बोध नहीं है तो वह अपनी बात को आगे की पीढ़ी तक और न ही अपने साथ वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकता है। फिर भी इतिहास कविता नहीं है, इतिहास कहानी नहीं है, इतिहास उपन्यास नहीं है। इतिहासकार और एक साहित्यकार की कल्पना में अंतर होता है। एक साहित्यकार होता है, कवि होता है, वह एक क्षण में ब्रह्मांड घूम आता है। लेकिन साहित्यकार इस तरह की बातें नहीं कर सकता। उसे एक आधार तो अपने पास रखना ही पड़ता है, यथार्थ का आधार। उस आधार के इर्द गिर्द कल्पना लपेटी जाती है। चाहे आप वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी पढ़ लें, चाहे भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा पढ़ लें, चाहे प्रसाद का चंद्रगुप्त पढ़ लें, इतने ऐतिहासिक हमारे पास उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं उपलब्ध हैं कि यह सोचा नहीं जा सकता कि इतिहास को कला से अलग किया जा सकता है। अब रेनियर ने मैंने जिस विद्वान को जो सूझा वही कह दिया। रेनियर के अनुसार इतिहास प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसमें सौंदर्य ही नहीं है, इसमें मार्मिकता भी है। अब बताइए, जीवन प्रेम कहता है तो इतिहास प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे हो गया? कल्पना से कोई इतिहासकार बात कहेगा, उसमें सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, सत्य और असत्य का प्रतिशत भी कोई हो सकता है। लेकिन यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि इतिहास है वो एक इतिहास प्रेम है। इतिहास प्रेम नहीं है। प्रेम शुद्ध भावना का विषय है और इतिहास शुद्ध भावना का विषय नहीं होता। अब इस जो विषय को कि इतिहास विज्ञान है या कला, मैं कोशिश करूंगा कि अगले व्याख्यान में मैं पूरा कर दूं और फिर अपन आगे के अध्यायों की ओर बढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। इतिहास कला है या नहीं, यह चर्चा अपनी जारी रहेगी, और जब अपन पुनः मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, तो ये चर्चा अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बने रहिए। एक
कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। तो इन कड़ियों को पढ़ते समय, इनका अध्ययन करते समय, इनको सुनते समय आप ये देख लें कि आगे की कड़ी पीछे की कड़ी से मिल रही है या नहीं मिल रही है।